नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बुलेटिन की शुरुआत बात करते चुनाव से पहले छापेमारी का दौर जारी है। कानपुर और कन्नौज के बाद अब वाराणसी में भी CGST की टीम ने एक गुटखा कारोबारी के यहाँ छापेमारी की है। गुटखा कारोबारी का नाम लक्ष्मीकांत पांडे उर्फ पंपी पांडे बताया गया है। जांच एजेंसी को खबर मिली थी कि ये कारोबारी लाखों की टैक्स चोरी कर रहा है और ऐसे में एक टीम बनाकर देर रात उसके ठिकानों पर धावा बोला गया। और खबर है कि मौके से अधिकारियों ने खाता बही, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, बैंक पासबुक, जमीन संबंधित कागजात, बैंक लॉकर से संबंधित कागजात को कब्जे में ले लिया है और इस सब के अलावा फैक्ट्री में रखे गए कच्चे माल का खरीद बिक्री का भी मिलान किया गया है। गोरखपुर के चर्चित मनीष गुप्ता हत्याकांड में सीबीआई ने 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस चार्जशीट में सीबीआई ने उस समय के एसएचओ, 3 सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को आरोपी बनाया गया है। आपको बताते चले कि कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर के एक होटल में छापेमारी के दौरान संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस पर मनीष गुप्ता की पिटाई कर जान लेने के आरोप लगे थे। तो पुलिस पर पिटाई करने का आरोप है। मनीष हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल की गई। सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट में गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाने के आपको बताते चले तत्कालीन एसएचओ जगत नारायण सिंह, सब इंस्पेक्टर अक्षय कुमार मिश्रा, विजय यादव, राहुल दुबे, हेड कांस्टेबल कमलेश सिंह यादव और कांस्टेबल प्रशांत कुमार को आरोपी बनाया गया है। मामला पिछले साल सितंबर का बताया जा रहा है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। अब आपको यह भी बताते चलते हैं, दरअसल कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता अपने कुछ दोस्तों के साथ गोरखपुर के कृष्णा पैलेस होटल में ठहरे हुए थे और इस दौरान वहां पुलिस का छापा पड़ा। आरोप के मुताबिक पुलिस ने इस दौरान मनीष की जमकर पिटाई की, जिससे उन्हें काफी चोटें भी आईं और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद नवंबर में मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। मामले ने काफी तूल पकड़ लिया और इसके बाद योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। और अब बात अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी खबर की करते हैं। इस मामले की जांच अब एसटीएफ को सौंप दी गई है। दरअसल 6 जनवरी 2021 को राजधानी लखनऊ के विभूति खंड इलाके में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसकी रिपोर्ट विभूति खंड थाने में दर्ज कराई गई थी। मामले की जांच कर रही लखनऊ पुलिस ने बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को फरार बताकर चार्जशीट लगा दी थी और 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। लेकिन इस बीच एक बार फिर धनंजय सिंह की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सियासी विवाद भी शुरू हो गया, जिसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी है और इसके साथ ही सुरेंद्र कालिया के काफिले पर हुए हमले की भी जांच एसटीएफ करेगी। दरअसल 6 जनवरी 2021 को राजधानी लखनऊ में विभूति खंड इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग कर अजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। विभूति खंड थाने में मामले की एफआईआर दर्ज हुई थी और लखनऊ पुलिस ने इस मामले में धनंजय सिंह को फरार बताते हुए चार्जशीट लगा दी और पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दी। लेकिन पुलिस पर उस वक्त सवाल खड़े हुए जब धनंजय सिंह ने कुछ दिनों पहले जौनपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। इसके बाद अब इस मामले की जांच एसटीएफ को दे दी गई है। डीजीपी मुकुल गोयल ने मामले की जांच एसटीएफ को दिए जाने पर भी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही धनंजय सिंह के खिलाफ एक अन्य मामले की जांच भी एसटीएफ ने शुरू कर दी है।
अब बताते हैं आपको, 13 जुलाई 2020 को लखनऊ के आलमबाग इलाके में सुरेंद्र कालिया के काफिले पर फायरिंग की जांच भी एसटीएफ कर रही है और इस मामले में एसटीएफ ने माफिया अभय सिंह और उसके साले से पूछताछ जो है वो भी लगातार कर रही है। अब आपको ये भी बताते चले कि राजनीतिक गलियारे में आज क्या क्या होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज एसजीपीजीआई लखनऊ में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां वो इमरजेंसी मेडिसिन और नई स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा सीएम योगी आज कई विकास योजनाओं का तोहफा भी देंगे। सीएम योगी आज कानपुर का दौरा भी कर सकते हैं। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से यूपी में वर्चुअल प्रचार प्रसार का अभियान शुरू करेंगे जिसमें लोगों के सवालों के जवाब भी प्रियंका गांधी देंगी। गोंडा में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में किसानों की उपेक्षा हो रही है, खाद, बीज और दवा उपलब्ध नहीं करा पा रही है। अब सरकार घबराकर बिजली दरें कम कर रही है। अखिलेश ने कहा है कि हिटलर के जमाने में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, इस सरकार में सरकार ही प्रोपेगेंडा पर चल रही है। गरीबों को और सभी लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, उसी दिन सरकार घबरा गई। अब सुनने में आया कि उन्होंने भी बिजली की दरें कम करना शुरू किया है, किसानों के सिंचाई के लिए आधा कर दिया। समाजवादी लोग फ्री देना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं कर सकते। शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन, दूसरे के काम पे अपना काम और विज्ञापन में तस्वीरें चुराना, जो रास्ता समाजवादियों का है वही रास्ता अपनाना। आगे बढ़ते और बात करते हैं पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में सियासी हंगामे के बीच पंजाब एसआईटी की टीम आज जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। दरअसल पीएम मोदी के पंजाब दौरे के दौरान ही आपको बताते चले, फिरोजपुर दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक की बात सामने आई है, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर सवाल उठा रही हैं और इसके बाद पंजाब सरकार ने 2 सदस्यीय जांच टीम भी गठित की है और 3 दिनों में रिपोर्ट देने को भी कहा था। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी टीम मामले की जांच में जुट गई है। पीएम के पंजाब दौरे के दौरान हुई सुरक्षा चूक को लेकर केंद्रीय टीम ने पंजाब के 13 पुलिस अफसरों को तलब किया है। केंद्रीय टीम ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर फिरोजपुर में बनाए गए वीआईपी कंट्रोल रूम के इंचार्ज को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को भी जांच में शामिल करने के भी आदेश दिए हैं, जिसके बाद एनआईए के डीजी ने जांच गठित कर दी है। इस टीम में वीके रेड्डी डीआईजी, कलराज कुमार डीआईजी, अमित कुमार डीआईजी, अमित सिंह एसपी, तेजिंदर सिंह एसपी, शंकर रेमेधी एसपी के नाम भी इसमें शामिल है। वहीं इसको लेकर सियासी हंगामा भी देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि किसानों को पीएम को मंच तक जाने देना चाहिए था, खाली कुर्सियों के बीच भाषण देते पीएम तो अच्छा लगता। कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ कहती है। क्या कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक हुई, इसके पीछे क्या है, ये कैसे हो सकता है, क्यों होने दिया गया, क्या मंशा थी, और जो भी इसके पीछे होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश की जनता की मांग है। मेरे पंजाब के लोगों से और किसानों से अपील है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच तक तो जाने देना चाहिए था। मंच पे जाते खाली कुर्सियां देखते तो अच्छा लगता उनको, और खाली कुर्सियों पे भी भाषण देना चाहिए था, क्योंकि यूपी में भी खाली कुर्सियां हैं उनके लिए। तो कम से कम किसान भाइयों से हमारी अपील है कि अकेले मंच पे बोलने तो देते उन्हें। उधर नागपुर में आतंकी हमले की साजिश की आशंका जताई जा रही है, जिसे देखते हुए आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला था कि जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने नागपुर में कई इलाकों में रेकी की है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने भी रेकी की पुष्टि की थी। इस मामले में केस दर्ज कर
जांच की जा रही है और एहतियात के तौर पर आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। देखिए, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ जैश ए मोहम्मद के कुछ टेररिस्ट नागपुर में कुछ ठिकानों की रेकी किए थे। इस जानकारी ये आने के बाद हमने अपनी कार्रवाई शुरू की है और हमने एक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत एक गुनाह हमने रजिस्टर किया है और उसको क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो भी सुरक्षा की विषय है, सुरक्षा की जो भी टारगेट्स है उसकी सुरक्षा की हम पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। सुरक्षा इन सभी स्थानों की बढ़ाई गई है। और अब बात कोरोना की करते हैं। कोरोना का कहर लगातार बढ़ते ही जा रहा है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर यूपी की बात करें तो आपको पिछले 24 घंटे का रिकॉर्ड बताते हैं, वो आंकड़े बताते हैं। पिछले 24 घंटे में 3121 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में 225 दिनों के बाद रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। इससे पहले 27 मई को 3178 मरीज मिले थे और इसके साथ ही प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 8224 तक पहुंच गई है। 24 घंटों में संक्रमण के 4228 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 119 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 12,327 केसेस हैं और जहां तक 15 से 18 साल के बच्चों का प्रश्न है, उसमें भी अब हम 12,16,167 बच्चों को पहली डोज लगा चुके हैं।